बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव का एजेंडा तो तय किया ही, अपनी पार्टी के नेताओं को भी नसीहत दे डाली। टिकट के लिए लाइन में लगे नेताओं के सामने सीमा रेखा खींच दी। क्या है ये सीमा रेखा? बेटे बेटियों के लिए टिकट की लाइन में लगे नेताओं से पीएम मोदी क्या बोले, ये बताएंगे आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। और चर्चा करेंगे इस बात पर भी कि आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को उच्च जातियों के विकास की याद आई। क्या ये जाति जनगणना के ऐलान के बाद कथित उच्च जातियों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश है? साथ ही अंकिता भंडारी मर्डर केस पर कोर्ट के फैसले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के बयान भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली खबरों का शो खबरगांव समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे। उन्होंने काराकाट के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आए पीएम मोदी ने कहा कि वो बिहार अपना वादा पूरा करने आए हैं। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री ने बिहार की पिछली सरकारों पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई है, बिहार की प्रगति शुरू हो गई है। बिना नाम लिए राजद और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों की जमीनें हड़पी गईं और नौकरी के नाम पर उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवाई गई। प्रधानमंत्री ने पूछा कि जिनके ऊपर विकास की जिम्मेदारी थी, उन्होंने लोगों की जमीन लूट ली। ये सामाजिक न्याय का कौन सा तरीका है? भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग खुद राजशाही की जिंदगी जीते थे और बिहार की जनता को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता था। असली सामाजिक न्याय तो एनडीए की सरकार में हुआ। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के जरिए 2025 के लिए एनडीए का एजेंडा तय कर दिया। कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव जंगल राज बनाम विकास के मुद्दे पर होगा। इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य एनडीए नेता मौजूद थे। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय अटल बिहारी वाजपेयी बोल गए। हालांकि तुरंत उन्होंने गलती को सुधारा, लेकिन इंटरनेट पर क्लिप वायरल होने के लिए इतना काफी था। इसी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनके डाउनफॉल को लेकर हमने किस्सा में पहले भी एक एपिसोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने
अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विक्रमगंज में प्रधानमंत्री ने 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें औरंगाबाद में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे शामिल है। प्रधानमंत्री का बिहार में आज ये दूसरा दिन है। बीते दिन यानी 29 मई को उन्होंने पटना शहर के बाहरी इलाके बिहटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। बिहार चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, नवंबर में चुनाव संभावित है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चुनावी तैयारियों का भी जायजा लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में बिहार बीजेपी के नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ 70 मिनट तक बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने टिकट की चाह रखने वाले नेताओं के सामने एक स्पष्ट लकीर खींच दी। कहा कि जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए, आप नहीं तो आपके बेटे बेटी ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं को तरजीह दिए जाने की बात कही। अब तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलती आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भाजपा पर भी परिवारवाद के आरोप लगे हैं। कार्यकर्ताओं की बजाय नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिए गए हैं। विपक्षी दल पलटकर भाजपा नेताओं के परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटे बेटियों के लिए टिकट की लाइन में लगे नेताओं को नसीहत दी है। अब इसका पालन कितना होगा ये तो तभी पता चलेगा जब पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पार्टी नेताओं से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि टिकट के दावेदारों के कम से कम 50,000 फॉलोअर्स तो होने ही चाहिए। इसी तरह की सलाह कांग्रेस की ओर से भी कुछ समय पहले आई थी, जिसमें टिकट की दावेदारी के लिए सोशल मीडिया फॉलोअर्स की जरूरी लिमिट के बारे में बताया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी बिहार से ही है। बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग के गठन का ऐलान किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका अध्यक्ष और जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों में दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह शामिल हैं। इस आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने उच्च जाति विकास आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य कथित अगड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करना बताया है। इसमें विशेष रूप से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जैसी जातियां शामिल हैं, जो 2023 के जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% हिस्सा है। ये एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो परंपरागत रूप से बीजेपी का समर्थक रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी इस कदम से इन जातियों के वोटर्स को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, जो जाति जनगणना के ऐलान के बाद से नाराज बताए जा रहे हैं। आज से ठीक 1 महीने पहले 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था। लंबे समय से इसकी मांग जेडीयू, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियां करती आ रही थी, जिनका कोर वोट बैंक ओबीसी समुदाय का है। बसपा संस्थापक कांशीराम ने तो नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इन दलों के साथ आ गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से इसे उठाया गया। राजद के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने 2023 में जाति आधारित सर्वे भी कराया था। आंकड़े जारी हुए तो ओबीसी 27% और अति पिछड़ा वर्ग 36% की बड़ी आबादी सामने आई। उसने ओबीसी और ईबीसी समुदायों के आरक्षण और हिस्सेदारी की मांग को और मजबूत किया। आरजेडी और कांग्रेस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग भी कर रही हैं। अब तक जाति जनगणना के सवाल से किनारा करती आ रही बीजेपी ने पिछले महीने जब अचानक से जाति जनगणना कराने का ऐलान किया तो हर कोई चौंक गया। खास तौर पर पार्टी के समर्थक और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की।
इन समर्थकों के मन में ये आशंका है कि जाति जनगणना के बाद उनकी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। उच्च जाति आयोग का पुनर्गठन इस आशंका को कम करने और कथित उच्च जातियों को आश्वस्त करने का प्रयास माना जा रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार इस फैसले के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार सभी वर्गों के लिए संतुलित दृष्टिकोण रखती है। अपने प्रयास में नीतीश कुमार कितना सफल रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है उत्तराखंड से। आज बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में कोर्ट का फैसला आया है। पौड़ी की एक अदालत ने अंकिता भंडारी की हत्या के 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने पूर्व भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक मंत्री पुत्र पुलकित ने अंकिता से कुछ विशेष सेवाओं की डिमांड की थी। अंकिता ने पुलकित के उस आदेश का विरोध किया था, जिसके बाद पुलकित समेत 3 लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को चिल्ला नहर के पास फेंक दिया था, जिसके बाद पुलकित आर्य को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 201 साक्ष्य छिपाना, 354A महिला के साथ छेड़छाड़ और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना और अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत दोषी पाया। वहीं अन्य आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर हत्या, साक्ष्य छिपाने और अनैतिक तस्करी अधिनियम का दोषी ठहराया गया था। अंकिता भंडारी एक बेहद सामान्य परिवार की लड़की थी, जो पढ़ाई के लिए शहर आई थी। उनके पिता बीरेंद्र भंडारी एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। कोविड-19 के दौरान परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अंकिता की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उसने परिवार को सहारा देने के लिए नौकरी करने की ठानी और ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में नौकरी करने लगी। नौकरी मिलने के 1 महीने बाद उसने अपने एक करीबी दोस्त को बताया कि उस पर 10,000 रुपए के बदले में एक वीआईपी को विशेष सेवाएं देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उसे डर लग रहा है। इसी के बाद उसकी हत्या हो गई। मामला मंत्री पुत्र का होने की वजह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे। मामला हाईलाइट हुआ तो सरकार बैकफुट पर आई और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के अधिकारियों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जवानों से चर्चा की। राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत को भारत की समुद्री ताकत का गौरव बताया। कहा कि जब तक समुद्री सीमा आपके हाथों में है, तब तक कोई भारत को तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता है। रक्षा मंत्री ने 1971 युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि तब भारतीय नौसेना हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना उतरती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। साथियों, जिस तरह आप हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाई। साथियों, मैं जानता हूं पहलगाम के बाद आप सबके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धड़क रही है। आपने इसे सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि देश की गरिमा पर, देश के स्वाभिमान पर आपने इसे चोट माना है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारी में कोई ढिलाई न आने दें। और मैं जानता हूं
अब नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी आया। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर की गुहार लगाई। आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के पूंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को ऐसा नुकसान हुआ है कि अगले 3-4 साल तक पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो पाएगा। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पैनी नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर भी दिखा दिया। मैंने आपके डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़। आखिर में इस छोटे से और सुंदर वीडियो के साथ आपसे विदाई लेंगे, जो आया है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के पासिंग आउट परेड से। हम सब जानते हैं कि एनडीए के जरिए भारतीय सैन्य अधिकारियों की भर्ती होती है। ये वीडियो एनडीए के पासिंग आउट परेड से आया है, लेकिन ये वीडियो खास है क्योंकि इसमें दिख रही लड़कियां भी खास हैं। ये पहली बार है जब एनडीए से फीमेल कैडेट्स का बैच पास हुआ है। इन 17 लड़कियों ने इतिहास रचा है और अब देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रही हैं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शामा पांडे ने। इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद और सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।